नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट के बारे में बात करके। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने आम बजट पेश किया। ये पहला मौका था जब बजट दस्तावेज में नहीं छपे और वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया। कोरोना संकट से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार ने इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया। हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने आम बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा स्तंभ मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट और छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा है मोदी सरकार ने। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने इस बार वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए गए। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी है। लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी है। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां 1.10 लाख करोड़ का बजट दिया, चेन्नई, बंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया। जबकि सरकारी बस सेवा पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री की घोषणाओं में बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की झलक भी दिखी। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, केरल में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे की सौगात वित्त मंत्री ने दी, तो मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर और कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान भी प्रमुख है। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। प्रदूषण कंट्रोल के लिए वित्त मंत्री ने 5 साल में 2,000 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस बार राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। जितने बजट हुए हैं सबसे ज्यादा GDP की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री के 2021-22 वाला डिजिटल बजट में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, लेकिन पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगने से आम लोगों को झटका जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देश के बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत खास तौर से रेल और रोड पर बड़ी मात्रा में खर्च करने की सरकार की योजना है।
मोदी सरकार के इस दशक के पहले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर खास जोर दिखा। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 की शुरुआत होगी, जिसमें मेक इन इंडिया पर बल दिया जाएगा। सरकार ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए बजट में दिया है। ट्रेनों में नए लग्जरी कोच लगाए जाएंगे। मेट्रो रेल के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 63,000 करोड़ का प्रावधान है। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा जल्द शुरू की जाएंगी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। वहीं सड़क परियोजना में भी सरकार ने भारी निवेश की योजना बनाई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जाल बिछाया जाएगा। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च होंगे। 13,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3.3 लाख करोड़ खर्च होंगे। अगले 3 साल में नेशनल हाईवे पर 1.18 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। NHAI के लिए 5,000 करोड़ रुपए, बंगाल में 25,000 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें 675 किलोमीटर नए हाईवे बनेंगे। केरल में 1100 किलोमीटर हाईवे बनेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय को 1.1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। असम में हाईवे के लिए 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधोसंरचना विकास के लिए 5,50,000 करोड़ रुपए। लेकिन पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। रेल और सड़क के साथ बिजली सुधार के लिए भी सरकार 3 लाख करोड़ से अधिक लागत की योजना बनाएगी। वहीं शिपिंग इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मोदी सरकार के इस बजट में शिक्षा को विस्तार देने और उसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा पर भी बड़ा निवेश करने का ऐलान हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाले इस बजट में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश करने का फैसला हुआ। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर खास जोर है। इसके तहत 100 नए सैनिक स्कूल NGO की मदद से खोले जाएंगे। 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के लिए 3,000 करोड़ खर्चे जाएंगे। 4 करोड़ SC छात्रों के लिए 35,000 करोड़ का विशेष फंड होगा। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ की राशि का बजट में प्रावधान है। डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान भी हुआ। जापान और UAE के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम होगा। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में नए विद्यालय 750 प्रारंभ करना, एकलव्य स्कूल के रूप में या सैनिक स्कूल 100 नए खोलना, ये शिक्षा की दृष्टि से क्रांति लाएंगे। इन परिस्थितियों में इससे क्रांतिकारी बजट की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। बजट को प्रस्तुत किया, जिसमें हेल्थ के लिए 64,000 करोड़ रुपया, कोविड के लिए 35,000 करोड़ रुपया, और सबसे बड़ी बात जो पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि हुई है 34.5% वृद्धि, ये अपने आप में किसी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। शिक्षा के स्तर को व्यापक और समान बनाने के लिए खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इसे मजबूत करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। आदिवासी इलाकों के लिए विशेष नीति बनाए जाने का फायदा खास तौर पर छत्तीसगढ़ को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर धान खरीदी को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े हैं। रमन सिंह के बयान पर CM भूपेश बघेल का पलटवार करते हुए कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह खुद को छत्तीसगढ़ समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान नहीं, भाजपा के नेता रो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बीजेपी को 50 से 15 सीटों पर ला दिया है। बता दें कि धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा
था, जिस पर रमन सिंह ने कहा कि माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए क्योंकि धान खरीदी की अव्यवस्था के कारण किसान रो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बारिश में किसानों का धान उतना नहीं भीगा होगा जितना किसानों के आंसुओं से भीगा है। माफी तो कांग्रेस को मांगना चाहिए जो इस बार जितना रुलाया, किसानों से माफी तो कांग्रेस को मांगना चाहिए जो इस बार जितना रुलाया है। जितना पानी में नहीं भींगा धान उतने आंसुओं में भींगा। एक भी सोसाइटी में खड़ा होकर धान खरीदी के लिए गया है क्या? कांग्रेस वाले अपने रायपुर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को छत्तीसगढ़ समझ लिए। रमन सिंह के आंसू बह रहे हैं क्योंकि किसानों ने ही उनको रुलाया है। जो 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, वो उसका कारण ही किसान है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, रमन सिंह जी कभी 10,000 करोड़ से अधिक के धान खरीदी कभी नहीं किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आज प्रदेश के मुखिया दंतेवाड़ा से सुकमा पहुंचे। कुम्हाररास में सीएम ने अंग्रेजी स्कूल और लाइब्रेरी का लोकार्पण करने के साथ अवलोकन किया। इसके साथ ही मिनी स्टेडियम में 225 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया। आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा वितरण कर रही है। पहले स्कूल बंद हो रहे थे और हमारी सरकार ने 13 साल से बंद जगरगुंडा स्कूल को खोला है। उन्होंने सुकमा के बच्चों की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ के बच्चे अब टॉप कर रहे हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल स्थानीय आदिवासियों के साथ नृत्य भी उन्होंने किया। वहीं अंग्रेजी स्कूल के लोकार्पण के दौरान बच्चों के साथ सीएम पिट्ठुल खेलते भी नजर आए। यहाँ सिंचाई के लिए स्थानीय विधायक और हमारे उद्योग मंत्री ने मांग की है कि तालाबों के जीर्णोद्धार और नए तालाब बनाने के उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सुकमा जिला जो सबसे पिछड़ा जिला कहलाता है, उसे हमको प्रदेश में और देश में पहले नंबर पे लाना है, ये हमारी कोशिश। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में एक दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने मारपीट और बयान बदलने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि दबाव बनाकर माता पिता को भी थाने में बिठाया गया। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में महासमुंद के पटेवा फायरिंग रेंज से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जीआरपी रायपुर की लाइन आरआई समेत 5 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रही वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। रीवा जिले में बस स्टैंड के पास कार सवार बदमाशों ने 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। समान थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। मुरैना में नकली दूध और खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अंबाह में एक गोदाम से भरी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान और केमिकल बरामद किया गया है। यहां से 3 बोरे माल्टोज, 20 टिन रिफाइंड ऑयल, 1 केन लिक्विड पाउडर और 3 केन हाइड्रोजन परऑक्साइड जब्त किया गया। ये सामान नकली दूध, मावा और पनीर बनाने में इस्तेमाल होता है। अब कुछ और खबरें विस्तार से। जबलपुर में नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास अब अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अप्रैल 2020 से अगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में महज 80 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं, जबकि निगम की देनदारी 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। इधर भुगतान नहीं होने से नए काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। जो काम शुरू हो चुके हैं उनके पूरे होने में भी बजट रोड़ा बन रहा है। नगर निगम की नजरें अब राज्य सरकार पर टिकी हुई हैं। असल में नगर निगम को टैक्स के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष में से अब तक मिली 80 करोड़ की रकम में से सबसे ज्यादा खर्च वेतन और पेंशन के भुगतान में हो रहा है, जिसके चलते नगर निगम ने ठेकेदारों के भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। निगम प्रशासन के अधिकारी सरकार को पत्र पर पत्र भेजकर शहर विकास का हवाला देते हुए राशि जारी करने की गुहार लगा रहे हैं। राज्य सरकार से हमें जो चुंगी, क्षतिपूर्ति एवं अन्य मदों में हमें जो राशि मिला करती थी, वो कटौती करने के पश्चात मिल रही है। वर्तमान में लगभग 200 करोड़ रुपए की देनदारी है। काम जरूरी होंगे, अब शायद वही करना होंगे, उसके अन्य कामों को रोकना होगा। और जब तक हमें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त नहीं होती, तब तक हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी।
इधर रायगढ़ के घरघोड़ा ब्लॉक में स्थित कटंगडी गांव में छुई खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही महिलाएं खदान में छुई खोद रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी भरभराकर उनके ऊपर गिर गई, जिसमें दोनों महिलाएं दब गईं। जेसीबी की मदद से महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिलाओं की मौत हो चुकी थी। मृतकों की शिनाख्त झरियापाली गाँव निवासी सीता राजपूत और मुक्ता चौहान के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जगदलपुर सीमा से लगे ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हुए सड़क हादसे में जगदलपुर की 9 लोगों की मौत हो गई। रविवार देर शाम हुए इस हादसे में 13 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर किया गया है। ज्यादातर मृतक गांव के रहने वाले थे। जिला प्रशासन ने ओडिशा से इन शवों को लाने के साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा ओडिशा सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने स्थानीय विधायक भी पहुंचे। वहीं शव को कंधा भी उन्होंने दिया। शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बंधाया। रायपुर में पुलिस जवानों से भरी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक आरआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेकाहारा में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर जेआरपी लाइन के आरआई कुलदीप मिंज समेत 5 जवान महासमुंद के पटेवा स्थित फायरिंग रेंज गए हुए थे। फायरिंग के बाद सभी जवान रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान सेरीखेड़ी ट्रेजर आइलैंड के पास रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार वाहन को बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन पेड़ से टकरा गई। हादसे की सूचना पर तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से मेकाहारा भेजा गया। सभी जवानों की हालत स्थिर बनी हुई है। सुकमा जिले के मिनपा में नए कैंप खोले जाने के बाद नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार रणनीति पर रणनीति बनाई जा रही है, जिसके लिए नक्सली लगातार अलग अलग जगह पर जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे हैं। बीते 1 हफ्ते के अंदर ही जवानों ने 3 आईईडी बरामद किए। सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन एवं कोबरा की 206 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे कि मिनपा से लगे जंगलों में जवानों को नक्सलियों द्वारा आईईडी लगाने का एहसास हुआ। कोबरा 206 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट मयंक, सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह और द्वितीय कमान अधिकारी सच्चिदानंद मिश्रा के निर्देश पर पूरे इलाके की सर्चिंग शुरू की गई। सर्चिंग में आईईडी लगे होने की पुष्टि हुई तो मौके पर ही बीडीएस की टीम ने आईईडी को ब्लास्ट किया। बस्तर में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगाने का काम जारी है, जिससे नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर सकें। ये बातें लोरमी पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को पर्याप्त छुट्टियां मिल रही हैं। छुट्टी को लेकर कोई तनाव नहीं है। वहीं बीते दिन सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग की जो घटना हुई थी, उसमें जवान छुट्टी से वापस लौटे थे। बता दें कि सीआरपीएफ कैंप में हुए इस फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई थी, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। छुट्टियां बराबर मिल रही हैं। छुट्टी नहीं मिलने के कारण कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। आप देखेंगे छुट्टी में आए थे, छुट्टी से जाने के बाद दूसरे तीसरे दिन ये घटनाक्रम हुआ है। तो हम लोग मनोरंजन का बात, उनको रोजाना बात करने का, टावर लगा रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं। उसमें कोई हमारी ओर से कोई टेंशन हमको नहीं। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अंदर तक ले जा रहे हैं कनेक्टिविटी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन क्लासेस एक बड़ी मुसीबत बन रही है। कोरोना काल में महाविद्यालय अभी तक बंद है और ऐसे में बीएससी, एमएससी से लेकर सभी प्रैक्टिकल विषय के छात्रों के साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी परेशान हैं कि छात्रों की पढ़ाई कैसे करवाई जाए। कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी लैब में प्रैक्टिस के साथ ही मिल पाएगी। वहीं कोरोना काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है और ऐसे में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। साइंस कॉलेज, रविशंकर विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय समेत सभी ने प्रैक्टिकल विषयों के पढ़ाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। हो गया।
पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो प्रैक्टिकल लैब में आके करना चाहते हैं और कुछ उनका थ्योरी में डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो इस संबंध में भी शासन को अवगत कराया जा रहा है। जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होगा वैसे आगे की कार्रवाई इस पर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है जब तक वो लैब में आकर के अपना कार्य ना करें। तो इस हेतु शासन को पत्र भेजा जा रहा है और अनुमति मिलते ही हम प्रारंभ करवा देंगे। दुर्ग जिले के सतराबाड़ी में रहने वाला 11 वर्षीय लिवजोत सिंह अरोरा अब 10वीं की परीक्षा देगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी इसकी अनुमति दे दी है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चे का IQ टेस्ट लिया जो 16 साल के बच्चे के बराबर है। टेस्ट में पास होने पर उसे 10वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। फिलहाल लिवजोत एक निजी स्कूल में कक्षा 5वीं का छात्र है। बच्चे के इस हुनर को देखकर उसके पिता गुरविंदर सिंह अरोरा ने उसे ऑनलाइन पढ़ाई करवाई और जब बच्चा महज दूसरी का छात्र था तब से ही वो 6वीं कक्षा के प्रश्न को हल कर लेता था। उसके इस हुनर को देखकर उसके पिता ने उसे आगे से आगे कक्षाओं की पढ़ाई कराना शुरू किया। बच्चे की मां ने भी उसे एबेकस मेथड में पारंगत किया और बच्चे ने बिना किसी बाहरी ट्यूशन के इस उपलब्धि को हासिल किया है। लिवजोत ने अपने से छोटे और बड़े बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 77,000 अब तक कमाए हैं। बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि वो खेल में भी अव्वल है। चेस की रैंकिंग में भी उसने अपना स्थान बनाया है। जी, मेरा जब एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं उसके आगे वाले कंसेप्ट के ऊपर आगे वाला कंसेप्ट पढ़ना चालू कर देता हूँ। जैसे 5th का मैथ्स हो गया, मैं 6th का मैथ्स चालू कर दिया, फिर 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का और उसी तरह मैं 10th में पहुँच गया। एबेकस की क्लासेस लेती हूँ मैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों जगह लेती हूँ मैं। अभी भी मेरी ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यहाँ सब जगह क्लासेस चल रही है और इंडिया के काफ़ी बच्चे ऑल ओवर इंडिया का सेशन में लेती हूँ ऑनलाइन। ये भी मैंने कोरोना काल में ही स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस का और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव प्रोफेसर DK शर्मा के दफ्तर में पिछले 2 दिन से ताला लगा है। उन्हें बाहर से ही काम करना पड़ रहा है। बता दें कि प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि उनके ट्रांसफर का आदेश 12 जनवरी की शाम 7 बजे आया था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है और कोर्ट ने उन्हें यथावत पदस्थ रहने के निर्देश दिए। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें अपना दफ्तर बंद मिला। उन्होंने इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है। वहीं प्रोफेसर शर्मा का आरोप है कि उन्हें कुलपति आशा शुक्ला की मनमानी का विरोध करने की सजा मिल रही है। इस मामले में कुलपति आशा शुक्ला ने सभी आरोपों का खंडन किया है। कुलपति का कहना है कि वर्तमान में जो कुल सचिव अजय वर्मा पदस्थ हैं वो छुट्टी पर हैं और जैसे ही वो आएंगे तो प्रोफेसर शर्मा को उनका दफ्तर सौंप दिया जाएगा। आपका ऑफिस कौन सा सर? चैम्बर बंद है। उच्च न्यायालय के आदेश पर यहाँ आया हूँ। उच्च न्यायालय ने मुझे कंटिन्यू माना है, आदेश को भी स्थित किया है और मेरी जो रिलीविंग हुई थी यहाँ से 13 तारीख को उसको भी स्थगित कर दिया है और ये आदेश दिया है कि मैं अपने पोस्ट पर कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। DK शर्मा जी 29 तारीख को शाम 5:30 बजे आए थे। उनके आदेश को जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है उन्होंने प्रमुख सचिव को भेजा है। हमने भी तत्काल मार्गदर्शन के लिए प्रमुख सचिव जी को भेज दिया था। ये बात कैसे और क्यों हो रही है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश तो सर्व को सर्वमान्य होता है और उस पर पूरा कार्रवाई हो रही है। दूसरे पैथ के डॉक्टर्स को भी सर्जरी करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सोमवार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। IMA की ओर से 1 फरवरी से 14 फरवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस कड़ी में IMA के प्रांत अध्यक्ष महेश सिन्हा समेत बड़ी संख्या में राजधानी के डॉक्टर सदस्य रायपुर के पंडित JNM मेडिकल कॉलेज परिसर में जुटे और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। IMA का तर्क है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की 9 साल तक पढ़ाई और प्रैक्टिकल अनुभव के बाद कोई डॉक्टर सर्जरी के योग्य बन पाते हैं। ये कैसे संभव है कि दूसरे पैथ के डॉक्टर को महज 6 महीनों की ट्रेनिंग देकर सर्जरी करने के योग्य बना दिया जाए। सर्जन को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सर्जरी करने में 9 साल लग जाते हैं। एक व्यक्ति हर पद्धति का इलाज कर पाए ऐसा संभव नहीं है। एक ही पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने में पूरा जीवन निकल जाता है, तब भी वो परिपूर्ण नहीं हो पाता। तो ऐसे में एक व्यक्ति कई पद्धतियों का इलाज किस प्रकार से कर पाएगा, इसी को हम मिक्सोपैथी बोलते हैं। तो हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं
कि इस मिक्सोपैथी को गवर्नमेंट अलाउ ना करे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।